हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर्व ट्रेसिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर है, ट्रेस द कर्व, और कर्व हमें गिवन है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पोलर फॉर्म में कर्व कैसे ट्रेस करना है उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, और साथ में मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था। तो उसी सीरीज का ये सेकंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो है। तो जो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, उसकी जो उस इक्वेशन यानी जो कर्व बनेगा उस कर्व का जो नाम होगा, स्टैंडर्ड नेम जो होगा वो होगा लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली। तो अगर एग्जाम में ये भी आ जाए लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली तो आपको इक्वेशन इसकी याद आनी चाहिए। इससे पहले हमने जो कर्व किया था लास्ट लेक्चर में वो हमने किया था कार्डियोइड। तो आज हम बात कर रहे हैं लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली की, और जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो करते हैं आज का स्टार्ट। ये तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना होता है और वो होता है हमारे लिए क्या, सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या रहेगी, और सिमेट्री हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट सिमेट्री का जो फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जिन स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट इस वीडियो के लिए न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो इससे पहले वाली वीडियो जो कर्व ट्रेसिंग मैंने करवाई है पोलर फॉर्म में, उसको आप जरूर देखें। उसके बिना ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो सिमेट्री के लिए फर्स्ट पॉइंट, अगर हम गिवन इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, गिवन कर्व की इक्वेशन में थीटा को नेगेटिव पाई से अगर रिप्लेस करें और इक्वेशन चेंज नहीं हो, तब हम कहेंगे कि जो वो कर्व है वो थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर इनिशियल लाइन के पैरेलल सिमेट्रिक होगा। तब यहाँ कोस थीटा है, और हमें मालूम है कि थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने में, कब, जब कोस हो, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। अब जब थीटा के साथ 2 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हम यहाँ थीटा को नेगेटिव से रिप्लेस जैसे भी करेंगे हमें फिर से यही इक्वेशन मिलने वाली है। तब हम कहेंगे कि जो कर्व है उस कर्व की जो सिमेट्री है इस क्वेश्चन के लिए, वो सिमेट्री किसके पैरेलल होगी, फर्स्ट सिमेट्री पैरेलल होगी थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन के लिए। तो हम यहाँ रिप्लेस कर दें, और जो चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो रही है हम उसको शो भी करेंगे। तो फर्स्ट रिप्लेसिंग थीटा बाय नेगेटिव थीटा, हमने क्या किया, इस कर्व की इक्वेशन में थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करके देखा क्या हो रहा है, डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व। इसकी वजह से कर्व पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज गिवन कर्व सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, या फिर हम कह सकते हैं और थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन। थीटा इक्वल्स टू 0 जो एंगल होगा जहां पे उस लाइन के दोनों ओर उसकी सिमेट्री होगी। ठीक है, क्या यहां पर एक ही पॉइंट सिमेट्री का सेटिस्फाई करेगा, क्या और कोई पॉइंट यहां सिमेट्री का सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एक और भी होगा। कौन सा, अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से मैं रिप्लेस कर दूं, अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, देखो क्या आएगा, कोस 2 पाई माइनस थीटा, या फिर कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब कोस 2 पाई का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ, और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोस रहेगा, और फिर से क्या आएगा, माइनस 2 थीटा आएगा, जो कि कोस माइनस 2 थीटा कोस 2 थीटा रह जाएगा। तो फिर से यही इक्वेशन हमारे पास आने वाली है। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब आल्सो क्या, रिप्लेसिंग, आल्सो रिप्लेसिंग थीटा बाय पाई माइनस थीटा। थीटा को पाई माइनस थीटा से भी अगर हम रिप्लेस कर दें तो भी क्या है, डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व। इससे भी क्या है, कर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दैट इज गिवन कर्व सिमेट्रिक, गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, क्या बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, किसके पैरेलल होगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 लाइन, यानी पाई बाय 2 जो 90 डिग्री एंगल है उस लाइन के दोनों साइड कर्व सिमेट्रिक होगा। जितना कर्व राइट हैंड साइड में होगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेस होगा।
इसके अलावा और कोई सिमेट्री, एक सिमेट्री और होगी, कौन सी, आर के लिए। अगर आर को नेगेटिव आर से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए आर को नेगेटिव आर से रिप्लेस करेंगे, डिग्री क्या है, इवन है। तो हम थर्ड पॉइंट को लिखेंगे एंड ये आल्सो रिप्लेसिंग आर बाय नेगेटिव आर अगेन डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व, देन कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट किसके, ऑपोजिट क्वाड्रेंट और ओरिजिन, एक ही बात है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट या ओरिजिन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहेगी सिमेट्री वो थर्ड में भी होगी। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या रहता है, ओरिजिन रहता है। वैसे सेकंड और फोर के बीच में क्या रहता है, ओरिजिन। और ओरिजिन को पोलर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पोल। तो आप ओरिजिन की जगह लिखेंगे पोल। पोलर फॉर्म में ओरिजिन को 0 0 को बोला जाता है पोल। तो यहाँ 3 पॉइंट सिमेट्री के सेटिस्फाई हो रहे हैं और वो तीनों पॉइंट, जितने भी पॉइंट सिमेट्री के लिए सेटिस्फाई होंगे वो सभी के बारे में हमें डिस्कस भी करना है और शो भी करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ पोल। नेचर ऑफ पोल, तो नेचर ऑफ पोल यानी थीटा की वो वैल्यू, थीटा का वो एंगल जिस पे आर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या पुट करें कि आर 0 आ जाए। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। और कोस 90 का मतलब पाई बाय 2। जब पाई बाय 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर पाई हो जाएगा। तो पाई बाय 2 को बनाने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, पाई बाय 4। तो कोस पाई बाय 4 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू कोस 3 पाई बाय 4 की भी होगी। तो पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 या फिर प्लस माइनस पाई बाय 4, एक कुछ लिख सकते हो आप, क्या, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4 और थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 4, वी गेट आर इक्वल्स टू 0। तो थीटा के इन दो एंगल पर पाई बाय 4 प्लस माइनस लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस भी कोस पाई बाय 4 ही होगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। या 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस केस के लिए 2 मल्टीप्लाई है इसलिए। या तो इस दोनों एंगल पर आर क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होगी, इसके लिए टेंजेंट भी हो जाएगी, टेंजेंट एट द पोल। तो यहाँ लिख देंगे आल्सो एट दिस एंगल of theta we get required tangent at the pole। तो इन दो एंगल के लिए हमारे पास टेंजेंट भी मिल जाएगी पोल पर यानी ओरिजिन पर। तो सिमेट्री के 3 पॉइंट्स, नेचर ऑफ पोल, तो पोल है, पोल से पास आउट होगा और साथ साथ में टेंजेंट हमारे पास आ गई। अब हम बात करते हैं एजम्पटोड्स की। तो एजम्पटोड्स इनको माइंड में रखना, मैं अभी तो क्लियर कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा। तो थर्ड पॉइंट टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगी, सॉरी एजम्पटोड्स, एजम्पटोड्स क्या होगी, थर्ड पॉइंट एजम्पटोड्स के लिए हमें मालूम है साइन कोस के लिए एजम्पटोड्स नहीं होता, मतलब ऐसा कोई भी एंगल नहीं है अगर साइन और कोस गिवन हो तो वैल्यू इन्फिनिटिव आ सके। तो किसी भी एंगल के लिए साइन और कोस इन्फिनिटिव नहीं होंगे, तो इसका मतलब देयर इज नो एजम्पटोड्स, देयर इज नो एजम्पटोड्स फॉर द गिवन कर्व। There is no asymptotes for the given curve, कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होगी इस कर्व के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स वो क्या होंगे, आर और थीटा की एक टेबल होगी। तो फोर्थ पॉइंट्स टेबल आर एंड थीटा। अब देखिए जरा हमें कितने पॉइंट्स को यहां फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंपेयर कर देता हूं कि कितने पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। थीटा इक्वल्स टू 0,
थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ले लूँ तो ये किसको क्या एंगल होगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा। ये एंगल होगा कि नहीं होगा, पाई बाई 4 होगा 45 डिग्री पे। अब देखिए हमें सिर्फ इन तीन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्यों, बाकी आगे क्यों नहीं करनी, पाई बाई 2 के बाद की एंगल की वैल्यू हमें क्यों नहीं फाइंड करनी, या पाई के बाद के एंगल की हमें वैल्यू क्यों नहीं फाइंड करनी, क्योंकि इसका रीजन है सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहती है, इनिशियल लाइन के ऊपर जो कर्व होगा उतना ही नीचे ट्रेस होगा। तो हमारा जो कर्व यहाँ आएगा चुपचाप उसको हम यहाँ पे भी ट्रेस कर देंगे। फिर सिमेट्री और भी हमारे पास, जितना कर्व पाई बाई 2 लाइन के इधर होगा उतना ही कर्व इधर भी बनेगा। तो जितना कर्व यहाँ हमारा ट्रेस होगा सेम एज इट इज यहाँ भी होगा। तो हमें यहाँ के पॉइंट की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। और फिर एक सिमेट्री और भी थी ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, जितना कर्व फर्स्ट में होगा उतना थर्ड में भी होगा। तो जितना कर्व यहाँ बनेगा वो एज इट इज यहाँ भी बनेगा, ऑपोजिट का वो क्वाड्रेंट में ऑपोजिट कर्व बनेगा। तो इस कर्व की हेल्प से, यानी इस कर्व को ट्रेस करने के बाद हमें किसी और की एंगल को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सिमेट्री हमारे अपने आप इस कर्व को ट्रेस करवा देगी। लेकिन ये 3 पॉइंट हमें इनिशियली चेक करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा इक्वल्स टू 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। और cos 0 1 का मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए होगी, प्लस माइनस ए। आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस है, प्लस माइनस ए उसकी डिस्टेंस होगी। तो ए डिस्टेंस मैंने ये ले ली पॉजिटिव ए, थीटा इक्वल्स टू 0 पे। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे माइनस ए भी आएगा, तो वो कहाँ लेंगे हम, अगर पॉजिटिव ए यहाँ हमने यूज कर लिया तो नेगेटिव ए को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। यहाँ तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो थीटा इक्वल्स टू पाई एंगल है हमारे को, तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे ही आ रही है ना, प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर इस पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहाँ होगा, कहाँ हम करेंगे, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस है, रेडियस है, जो कि नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। डिस्टेंस बी ऑलवेज इन पॉजिटिव, सो दैट ओनली वी मेंशन अ पॉजिटिव ए, वी नेवर मेंशन नेगेटिव पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव ए, बिकॉज आर इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, 0 ए। नाउ पाई बाई 4 एंगल के लिए पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, व्हाट वी गेट एट पाई बाई 4। जब मैं यहाँ पाई बाई 4 पुट करूंगा तो कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 में चेंज होगा, क्योंकि इस 2 से ये 4 डिडक्ट होकर के 2 आ जाएगा। तो कितना रह जाएगा, पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 0, और कॉस पाई बाई 2 0, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 0। तो आर इक्वल्स टू 0 का मतलब ये 0 किस पे, पाई बाई 4 पे। तो मैंने पाई बाई 4 लाइन के ऊपर उस पॉइंट को टच किया और साथ में ओरिजिन पे मिला दिया। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं पाई बाई 2 की। पाई बाई 2 पे जब हम चलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, पाई बाई 2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई रह गया, और कोस पाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव ए स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस ए आयोटा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या हो गया, आयोटा, इमेजनरी हो गया, और इमेजनरी तो हम कर्व ट्रेस कर ही नहीं सकते, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पाई बाई 2 को तो वो टच करेगा ही नहीं। ध्यान रखना, पाई बाई 2 की लाइन को, इस एंगल को ये कर्व कभी भी टच नहीं करेगा। तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा, पाई बाई 4 की लाइन को टच करता हुआ 0 जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 पे 0 है। इसको थोड़ा सा मैं फिर से बना देता हूँ, एक आइडिया जो हमें चाहिए, एक वर्बली आइडिया, एक टेंटेटिव आइडिया इस कर्व के लिए। पाई बाई 4 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो कुछ इस तरह से ये कर्व क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा यहां पे। क्लियर है। थीटा इक्वल्स टू 0 पे और पाई बाई 4 को टच करता हुआ 0, क्योंकि पाई बाई 4 पे 0 है, पाई बाई 2 को ये टच नहीं करेगा। सिमिलरली जितना कर्व यहाँ है उतना ही क्या होगा, नीचे भी ट्रेस होगा। और दूसरी बात, चलिए पहले हम ये बना देते हैं, तो सेम कर्व यहाँ भी ट्रेस होगा, तो कुछ इस तरह से होगा, जितना इस क्वाड्रेंट में उतना ही ऑपोजिट बनेगा ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, कुछ इस तरह से। अगर ये डिस्टेंस ए यहाँ पे है तो ये, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ होगा ऑपोजिट क्वाड्रेंट के लिए, तो ये
अब हमारे पास देखिए टेंजेंट कौन कौन सी आई थी, प्लस माइनस पाई बाई 4 या फिर पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 है और ये 3 पाई बाई 4। टेंजेंट है इसलिए इसको कर्व को इस तरह से बनाना कि ये टेंजेंट तो इसको कुछ टच होकर जाए, क्योंकि टेंजेंट का मतलब यही है। तो ये इसकी दो टेंजेंट रहेगी, ये होगी 3 पाई बाई 4 या फिर माइनस पाई बाई 4। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे भी टच होगी और ये भी यहाँ पे से भी टच होगी। क्लियर है? तो ये रहेगा इसका टोटल कर्व। अब बात करते हैं हम इसकी रीजन की। ये तो है कर्व, अब इसका रीजन। रीजन क्या रहेगा? रीजन वही रहेगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। याद है कुछ? इससे पहले वाले क्वेश्चन में रीजन हमने क्या किया था? हमें क्या गिवन है? कर्व cos 2 थीटा, और हमें मालूम है क्या? cos थीटा lies between -1 to 1, so the reason will be same, -1 to 1। तो ये कर्व ट्रेसिंग के लिए, लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्विएंगुलर स्पाइरल। क्या क्वेश्चन है? इक्विएंगुलर स्पाइरल, और उसके लिए कर्व क्या होगा और क्या उसकी इक्वेशन होगी? तो इक्वेशन होती है ट्रेस द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉरी आर इक्वल्स टू ए की पावर m थीटा। और नाम जैसा कि मैंने बता दिया वर्बली, इक्विएंगुलर यानी जिसके बीच में एंगल इक्वल रहे, इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो r इक्वल्स टू ए की पावर m थीटा। हम इसको इक्विएंगुलर स्पाइरल क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है इसकी, हम इसका को जब हम ट्रेस करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो वैसे ही चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की ओर। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होगी यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री क्या रहेगी? सिमेट्री स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग से सिमेट्री के पॉइंट से कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री के लिए, रिप्लेसिंग थीटा बाय नेगेटिव थीटा डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व। तो इफेक्ट तो होगा भाई, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करो, ई की पावर माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका मतलब डिफरेंस रहेगा। थीटा रिप्लेसिंग बाय पाई माइनस थीटा, तो सिंपल सी बात है, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा आ जाएगा। पाई कोई यहाँ से रिजेक्ट थोड़ा ना हो रहा है, रिमूव थोड़ा ना हो रहा है, पाई तो आएगा ही आएगा। वैसे सिमिलरली कुछ भी पुट कर लो, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, कुछ भी पुट कर लीजिए, वो पाई की फॉर्म तो यहाँ रहेगी। इसका मतलब कर्व चेंज होगा सभी वैल्यू के लिए। आर के लिए भी बात कर लेते हैं। अगर आर को माइनस आर से रिप्लेस कर इक्वेशन चेंज नहीं हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आर की डिग्री कितनी है? ऑड है, 135। तो इसका मतलब डिग्री चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्री का कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर नहीं हो रहा। तब हम लिखेंगे क्या? देयर इज नो सिमेट्री फॉर द गिवन कर्व। देयर इज नो सिमेट्री फॉर द गिवन कर्व। क्लियर? कोई सिमेट्री नहीं रहेगी इस कर्व, गिवन कर्व के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे? सिमेट्री के बाद हम लिखते हैं क्या? पोल या नेचर ऑफ पोल। नेचर ऑफ पोल यानी थीटा का वो एंगल जिस पे आर जीरो हो जाए। तो थीटा का ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे आर जीरो होगा? किस एंगल पे आर जीरो होगा? थीटा के लिए कोई भी एंगल पुट कर दो, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, कभी भी आर जीरो नहीं होगा। लेकिन हाँ, थीटा को माइनस इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दें। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि थीटा को माइनस इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो आर हमें 0 मिल जाएगा। चलो मान लेते हैं कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पे आर 0 आ गया। क्या उस 0 को आप ट्रेस कर सकते हो? माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं आप? अब 0 कब आप करोगे? 0 को आप ट्रेस कब करोगे? 0 पॉइंट से आप उसको पास आउट कब करोगे? जब आप खुद नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाओगे।
और नेगेटिव इन्फिनिटी तक तो कोई नहीं जा सकता, इन्फिनिटी तो है ही इन्फिनिटी। इसका मतलब हम यहाँ फाइनाइट एंगल की बात करेंगे, हम उस एंगल की बात करेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो अप्रोचेबल यानी फाइनाइट एंगल यहाँ कुछ भी पुट कर लीजिए, आर कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो अगर आर जीरो नहीं आएगा तब हम क्या कहेंगे, कर्व डज नॉट पास थ्रू पोल। इसका मतलब कर्व जो है पोल से पास आउट नहीं होगा। अगर कर्व पोल से पास आउट नहीं हो रहा, अगर थीटा के किसी भी एंगल के लिए आर जीरो नहीं आ रहा, तब हम क्या होगा, टेंजेंट भी नहीं मिलेगी। तो लिखेंगे आल्सो देयर इज नो टेंजेंट एट द पोल फॉर द गिवन कर्व। तो इसका मतलब कोई टेंजेंट भी नहीं होगी। जब हमारे पास ओरिजिन नहीं है, पोल ही नहीं है, तो उस पर टेंजेंट कहाँ से फाइंड आउट होगी। फिर चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है एजम्पटोट्स। तो एजम्पटोट्स क्या होगी, थीटा के फाइनाइट एंगल के लिए अगर आर इन्फिनिटिव हो जाए तब वो एंगल क्या होगा, उसके लिए एजम्पटोट्स होगी। फिर से सुन लो एक वर्ड जो जरूरी है, थीटा के फाइनाइट एंगल के लिए आर इन्फिनिटिव होना चाहिए। ई की पावर इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, थीटा को अगर इन्फिनिटिव से रिप्लेस कर देंगे तो आर इन्फिनिटिव आएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव होता है। लेकिन मैंने बताया फाइनाइट के लिए इनफाइनाइट, एक्स की फाइनाइट वैल्यू के लिए वाई इन्फिनिटिव होना चाहिए। फाइनाइट पे फाइनाइट तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं, वो तो किसी में भी पुट कर दो आ जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आपको मिल जाएगा हमेशा, लेकिन फाइनाइट पे इनफाइनाइट जो आएगा वो हमारी एजम्पटोट्स होगी। तो थीटा का कोई भी ऐसा फाइनाइट एंगल नहीं है जिस पे आर इन्फिनिटिव आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे भी लिखेंगे देयर इज नो एजम्पटोट्स फॉर द गिवन कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स, टेबल पॉइंट के लिए पॉइंट्स आर एंड थीटा। तो आर और थीटा के लिए पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट जीरो से स्टार्ट करते हैं हम। जब थीटा को जीरो पुट करेंगे हम तो e की पावर जीरो क्या आएगा, 1 का मतलब a, तो r क्या देगा a। फिर जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो r क्या बनेगा, a e की पावर m पाई बाई 2। फिर जब पाई पुट करेंगे तो a e की पावर m पाई। सिमिलरली एंगल पुट करते रहेंगे, हमें e की वैल्यूज मिलती रहेंगी। और वैसे अगर आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी देखा हो सुना हो, e की पावर, ओनली e की पावर जो 1 होती है उसकी वैल्यू कुछ होती है 2.72 के अराउंड। e की पावर 1 की वैल्यू, e की पावर 1 अप्रोक्सीमेटली 2.7 के अराउंड होती है। आई एम नॉट श्योर 2.74 और 2.71, बट 2.7 के अप्रोक्सीमेट e की पावर 1 की वैल्यू होती है। जब e की पावर पाई बाई 2 पुट करेंगे हम तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगी। जब पाई पुट करेंगे तो वैल्यू और इंक्रीज होगी, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी a के साथ वो वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल होती रहेगी। और इसी तरह से वो भी क्या होता रहेगा, a भी, डिस्टेंस भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे एंगल हमारा इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे हमारी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। इनफाइनाइट तक हम जब एंगल पुट करेंगे तो हमारी इनफाइनाइट टाइम तक हमें वैल्यूज भी मिलेंगी और साथ में वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पर तो जो हमारा कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना सिमेट्री है, ना ओरिजिन है, ना टेंजेंट है, ना एसिम्पटोट्स है, ओनली पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पर हमें कर्व को ट्रेस करना है। तो थीटा इक्वल्स टू 0, पाई बाई 2, पाई, तो ऐसे रोटेट होता रहेगा। अब देखो सबसे पहली चीज थीटा इक्वल्स टू 0 पे आर क्या, a, तो a डिस्टेंस आप ये ले लेते हैं, मैंने a डिस्टेंस ये ले ली। इसके बाद एक में जैसे जैसे एंगल हम थीटा का इंक्रीज करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे डिस्टेंस भी ज़्यादा आती रहेगी। जब पाई बाई 2 किया तो डिस्टेंस यहाँ आ गई, a से थोड़ी सी ऊपर ले ली, पाई पर डिस्टेंस थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई। फिर यहाँ आएंगे तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, फिर यहाँ आएंगे तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। फिर
2 पाई आ गया, 2 पाई का फिर और प्लस पाई बाई 2 उसमें ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस फिर हो जाएगी, फिर उसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो और डिस्टेंस हो जाएगी। तो कर्व कुछ इस तरह से रोटेट होता रहेगा। कुछ इस तरह से हमारा कर्व जो है वो ट्रेस होगा। जैसे जैसे एंगल घूमता रहेगा, चलता रहेगा, वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी एंगल के साथ साथ। तो ये हमारा क्या है, जो कर्व बना ये एक तरह से स्पाइरल, और इसको इक्वल एंगल स्पाइरल क्यों कहते हैं, यानी इक्वल एंगल स्पाइरल क्या मतलब है, क्योंकि ये जितने भी एंगल हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी कितने 2 पाई एंगल के बाद आएगा, यानी सभी का जो मोड जो भी रोटेट हो रहा है वो एक इक्वल एंगल के बाद रोटेशन हो रहा है। हर रोटेशन पे, हर रोटेशन, अगर इसकी बात करो तो नेक्स्ट रोटेशन 2 पाई पे होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट रोटेशन 2 पाई के बाद होगा, तो सभी के बीच का जो एंगल है वो क्या इक्वल है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विएंगुलर स्पाइरल। क्लियर है। और बात करते हैं अब इसके रीजन की। तो रीजन क्या रहेगा इसमें, रीजन भी रहेगा कि नहीं रहेगा, रीजन, तो रीजन 0 से इनफाइनाइट, थीटा को हम कुछ भी पुट कर सकते थे, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं इनफाइनाइट तक का। जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये है इक्विएंगुलर स्पाइरल का कर्व। चलिए करते हैं एक नेक्स्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द कर्व आर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा। आर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा। यहाँ दो केसेस है हमारे पास, ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। ए ग्रेटर देन बी के लिए भी हमें कर्व को ट्रेस करना है, और जब ए लेस देन बी हो, यानी जब ए बड़ा हो बी से तब, और जब ए छोटा हो बी से तब। तो ये दोनों कर्व हमें जो है वो ट्रेस करने हैं। केस फर्स्ट, जब ए ग्रेटर देन बी हो, तो इस कंडीशन में, इस केस में हमें क्या करना है, देखो दो हमारे पास कर्व बनेंगे, ए ग्रेटर देन बी के लिए भी और ए लेस देन बी के लिए भी। आप ए और बी को कर सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो 1 और 2। अगर ये कंडीशन है तो ए को 1 पुट कर लो, ए को 2 ले लो और बी को 1 कर लो। ए को 2 से और बी को 1 से रिप्लेस करो क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन है तो ए लेस देन 1, यानी इसमें ए को 1 और बी को 2 आप ले सकते हो। तो ये दोनों केस को 1 और 2 के थ्रू आप सोल्व कर सकते हो। दोनों के कर्व, इस केस के लिए कर्व जो हमारे पास बनेगा इसका वो ये बनेगा, और इस केस के लिए जो कर्व रहेगा वो कर्व ही कुछ इस तरह से बनेगा, और ये कर्व रहेगा इसके लिए। तो ये दो कर्व बनेंगे हमारे पास इस केस के लिए, यानी जब a इज ग्रेटर देन b हो और जब a लेस देन b हो। तो ये दो कर्व आपको ट्रेस करने। कर्व मैंने बता दिया, ट्रेस द कर्व, और इस कर्व का जो स्टैंडर्ड नेम है वो है लेमिकन। लेमिकन, इस लेमिकन के थ्रू, यानी लेमिकन आपको अगर एग्जाम में लिखा भी आता है डायरेक्ट, तो आपको इस इक्वेशन को भी याद रखना है। आपको कंडीशन दोनों ही करनी होगी। अगर ओनली लेमिकन गिवन है तो विद कंडीशन आता है तो आपके लिए, विद नेम या विद कर्व की इक्वेशन के साथ आता है तो आपके लिए इजी है। नहीं तो आपको ये दोनों केस कंसीडर करने होंगे, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ये दोनों कर्व है, 1 बाय 1 आप वही पॉइंट्स फाइंड करेंगे सिमेट्री से लेकर के पॉइंट्स तक। उसके बिहाफ पर ये कर्व, आपका कर्व मैंने पहले ही बता दिया कैसे बनने वाला है, और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। डाउट हो तो आपको मैं कोशिश रहेगी मेरी उसको सोल्व करने की। तो चलिए बने रहिए इस तरह से इस यूट्यूब वीडियो के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और जो नई वीडियो हम करेंगे वो करेंगे कर्वेचर। नए यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे कर्वेचर। तो बने रहिएगा इसी तरह से। थैंक यू।